नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और वही स्थिति हरदोई की थी। और बाकी इटावा मैनपुरी की बात करना ही क्या, वहां एक परिवार का भले ही विकास हुआ होगा, लेकिन जनपद के लोग तो गरीब से गरीब होते गए। स्थिति सच्चाई थी। अब जाके देखें ना, आज भी क्या स्थितियां थी। एक गांव में सब कुछ आपने तैयार किया, लेकिन जिले की स्थिति क्या पैदा की थी, जिले के अंदर क्या था। सूर्यास्त होने के बाद लोग सड़कों के पर नहीं निकल पाते थे। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी और उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के उस प्रकार की ना उनके पास विजन था और ना उसको इंप्लीमेंट करने की कोई विल पावर ही थी। ईस्टर्न यूपी और भी खराब स्थिति में था और ये मान्यता थी सामान्य रूप से। जब हम देश के अंदर डाटा की बात करते थे तो लोग ये मानते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड ये विकास की दौड़ में बहुत पीछे है। हम लखनऊ और कानपुर को ही ये मान लेते थे कि सेंट्रल यूपी यही है, बाकी अगल बगल के जनपद नहीं, उन्नाव को नहीं उसके साथ जोड़ते थे, रायबरेली को उसके साथ नहीं जोड़ते थे, या फिर आपके कानपुर देहात को नहीं जोड़ पाते थे, जालौन को नहीं जोड़ पाते थे, इटावा मैनपुरी को नहीं जोड़ पाते थे, हरदोई को नहीं जोड़ पाते थे। तो चलिए इस्लामाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा के लिए आदेश दिए हैं। इमरान खान की सुरक्षा के लिए ये आदेश दिए गए। लाहौर के 4 केस में से एक में इमरान को जमानत मिली है। 2 जजों की बेंच के मामले में सुनवाई लगातार जारी। किसी भी मामले में सोमवार तक अब इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षा के आदेश भी दे दिए हैं इमरान खान को लेकर। इमरान खान की सुरक्षा के आदेश दिए गए। लाहौर के 4 केस में से एक में इमरान को जमानत, 2 जजों की बेंच के मामले में सुनवाई अभी भी जारी। किसी भी मामले में सोमवार तक इमरान की गिरफ्तारी नहीं हुई। और देखिए अब ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान इस वक्त सुलग रहा है। गिरफ्तारी से अब फिलहाल कुछ वक्त के लिए इमरान खान बच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। आज हाईकोर्ट से ये तस्वीर मिली है जब उन्हें जमानत दिया गया। 17 मई तक उनकी गिरफ्तारी किसी भी मामले में नहीं हो सकती, ये बड़ा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। वही तीसरी तस्वीर, आवाम में गुस्सा, सेना में 2 फाड़ की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है। तो पूरा पाकिस्तान लगातार यहाँ सुलग रहा है। और देखिए एक लंबा वक्त बीत चुका है, 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है जब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अब ये 4 तस्वीरें पूरे एपिसोड को दिखाते हुए क्या कुछ हुआ। गिरफ्तारी हुई तो अंजाम बुरा होगा, इस बात का जिक्र इमरान खान की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ इमरान ने कहा कि आतंकी की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। वकीलों का समर्थन भी इमरान को मिला। इमरान के फेवर में वकील भी बोलते नजर आए। आज हाईकोर्ट के जज भी हालांकि इस पर नाराज हुए, क्योंकि जो वहां मौजूद वकील थे जो इमरान का समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन में वहां नारेबाजी की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के जज ने आपत्ति भी जाहिर की। तो देखिए दी केरल स्टोरी बैन पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर नाराजगी जाहिर की। ऐसे में आपको बताते हैं कि बैन पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा है। सबसे पहले देखिए, बंगाल में अमन चैन के लिए फैसला लिया गया, इस बात का जिक्र किया गया। वहीं दूसरे राज्यों में शांति, तो फिर बंगाल में आखिर क्यों नहीं चल सकती ये फिल्म, आखिर क्यों बैन किया गया, जिस पर ममता ने कहा ये एक वर्ग को अपमानित करने के लिए बनाई गई फिल्म है। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया अगर लोग फिल्म नहीं देखना चाहते तो ये उन पर आप छोड़ दें, लेकिन इस फिल्म को बैन करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी।
चलिए अब आपको फिल्म को लेकर के बताते हैं कि किन किन राज्यों में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया और कौन कौन से राज्य ने इसे पूरी तरीके से बैन किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। उत्तराखंड में ये फिल्म पूरी तरीके से टैक्स फ्री। वहीं पश्चिम बंगाल में ये फिल्म बैन कर दी गई है और तमिलनाडु में भी यानी 2 राज्यों में द केरला स्टोरी को बैन किया गया है, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए क्या हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का प्लान पूरी तरीके से रेडी है। दरअसल जिस तरह से ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। और इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मिशन बांग्लादेश ने जिनपिंग की टेंशन और बढ़ा दी है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। समंदर में ड्रैगन की दादागिरी, हिंद की धुआं करने की तैयारी। हिंद महासागर में टेंशन हाई, लाल सुल्तान की शामत आई। विदेश मंत्री का मिशन बांग्लादेश, पैतरेबाज चीन के उड़ने वाले हैं होश। एक तरफ जहां ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा चीन अपनी जंगी जहाज की धमक दिखाकर सुपर पावर अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में हिंदुस्तान की बढ़ती शौर्य और पराक्रम को देखकर चीन बेचैन है। चीन की पैतरेबाजी, विस्तारवादी नीति और हड़पने की भूख के चलते सीमा साझा करने वाले सभी देश तंग आ चुके हैं। हिंद महासागर में भी चीन का लाल सुल्तान अपनी पैतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा। भारत की तैयारी कुछ ऐसी है कि खुद को समंदर का बादशाह समझे बैठा चीन का लाल पीला होना तय है। तो क्या चीन की घेराबंदी का प्लान तैयार है? देखिए, जब कुछ महीने पहले चीन के एक जासूसी जहाज युआन वांग 6 ने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी थी, चीन ने अपना एक रिसर्च पोत हिंद महासागर क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजा। खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन का ये जहाज हिंद महासागर में तो दिखाई दिया, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक यूएवी लगातार चीन के इस जहाज पर नजरें गड़ाए बैठा था। इसी बीच मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने वॉरशिप को तैनात कर दिया। चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई देशों के साथ हिंद प्रशांत महासागर में घेरने की फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर हैं। जयशंकर की बांग्लादेश पहुंचने की वजह बेहद खास है, वो भी तब जब चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है। इंडियन ओशन जो रीजन है IOR, वो सामरिक तौर से और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और यहाँ जिस तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उनकी बहुत अहमियत है। इसी को नज़र में रखते हुए भारत ने अंडमान एंड निकोबार जो कमांड था उसका गठन किया था, जिससे भारत की नज़र इंडियन ओशन रीजन पर रहे। चीन इस एरिया को पहली बात डोमिनेट करना चाहता है, दूसरा वो अपना वर्चस्व रखना चाहता है और उसने कई इस तरह के बेसिस बनाए हैं। ऐसे में जयशंकर का ये दौरा काफी मायने रखता है। अब जरा ये समझिए कि आखिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मिशन बांग्लादेश है क्या। एस जयशंकर हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बार सम्मेलन की थीम शांति, समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए साझेदारी है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी कि हिंद महासागर में किसी भी देश का दबदबा या दादागिरी की कोशिशों पर रोक लगाने को लेकर सहमति बने। इस सम्मेलन में 40 देशों के 300 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में 27 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे। एस जयशंकर का ये दौरा इसलिए भी अहम क्योंकि चीन एक ग्लोबल पावर बनने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका के लिए जोर दे रहा है।
जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से चीन हिंद महासागर में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, ऐसे में हिंद महासागर सम्मेलन का असल मकसद ड्रैगन की बढ़ती पैठ पर लगाम लगाना है। हाल ही में पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंच से साफ कर दिया कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हमारे रिश्ते राजद्वारी रिश्ते नहीं, राजद्वारी रिश्ते तो है ही, परंतु इसके साथ साथ हमारी संस्कृति साझी है, हमारी भाषा साझी है, हमारी कला साझी है और हमारी जीवन परंपराएं भी साझी हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। सालों से, हजारों सालों से एक ही संस्कृति के आधार पर जीने वाले दो राष्ट्रों के बीच में बांग्लादेश से जन्म से लेकर आज तक भारत ने हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैत्रीपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। चीन की जमीन से लेकर समंदर तक दादागिरी से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार जंगी तेवर दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार भारत का अमोघ अस्त्र ऐसा तैयार होगा जो ड्रैगन को जलाकर भस्म कर देगा और समंदर का सिकंदर बनने की चाहत चीन के लाल सुल्तान की मिट्टी में मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बात केरल अग्निकांड की अब करते हैं। देखिए, केरल अग्निकांड को लेकर के एनआईए की जांच जैसे जैसे इस वक्त आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। केरल ट्रेन आगजनी केस में आरोपी शाहरुख सैफी को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इससे पहले दिल्ली के शाहीन बाग समेत 10 जगहों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सवाल है कि शाहरुख सैफी के और आखिर कितने आका हैं जिनका इस केस से सीधा कनेक्शन सामने आया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। केरल अग्निकांड को लेकर एक्शन में एनआईए। शाहीन बाग समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी। केरल के कोझिकोड में गोधरा कांड दोहराने की जो साजिश हो रही थी, उसे खुफिया जांच एजेंसियों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। केरल ट्रेन आगजनी का मास्टरमाइंड शाहरुख सैफी, यही वो कट्टरपंथी शैतान है जिस पर कोझिकोड में ट्रेन जलाने का आरोप है। केरल अग्निकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ट्रेन जलाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं, उसमें दिल्ली का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि शाहरुख सैफी शाहीन बाग का ही रहने वाला था। अब जिस तरह से दिल्ली टू केरल साजिश के तार जुड़ने का सनसनीखेज खुलासा हो रहा है, उसके बाद एनआईए लगातार एक्शन मोड में है। दिल्ली के शाहीन बाग समेत 10 जगहों पर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। गुरुवार को एनआईए की टीम ने कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में केरल ट्रेन अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी और अलग अलग संदिग्धों की संपत्तियां शामिल हैं। तलाशी में मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। एनआईए के मुताबिक अभी तक जो जानकारी सामने आई है, खुलासा हुआ है कि आरोपी शाहरुख सैफी जाकिर नाइक, पाकिस्तान के तारिक जमील, इसरार अहमद और तैमूर अहमद समेत दूसरे कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशों का फॉलोअर रहा है। एसआईटी ने भी खुलासा किया था कि शाहरुख बेहद कट्टरपंथी है, जिसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है, जो फूल प्रूफ प्लानिंग के साथ आगजनी की घटना को अंजाम देने के लिए दिल्ली से केरल के कोझिकोड पहुंचा था। एसआईटी ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी शख्स विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के कट्टरता फैलाने वाले वीडियो देखता था। वही जाकिर नाइक जो आतंकवाद को हवा देने के आरोप में जांच के बाद देश छोड़कर भागा हुआ है। भगोड़ा जाकिर नाइक इस वक्त ओमान में छिपा बैठा है, जिस पर अपने भाषणों के जरिए नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने का आरोप है। 2 अप्रैल की रात को हुए केरल अग्निकांड में 9 लोग झुलस गए थे, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। एसआईटी इस मामले में हर एंगल से जांच में जुटी है, ताकि इस केस से जुड़े हर शैतान के चेहरे से नकाब उतारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त की बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जमायत-ए-इस्लामी के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर और दूसरी कई लोकेशंस पर छापेमारी की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये कि घाटी में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जुटाए गए चंदे से आतंकियों की फंडिंग की जा रही है और इसके साथ ही कश्मीरी युवाओं को इस्लाम के नाम पर बरगलाकर एक खूंखार आतंकी ब्रिगेड तैयार करने में का पूरी तरीके से प्लान बनाया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
कश्मीर में कट्टरपंथी सोच पर प्रचंड प्रहार, टेरर फंडिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी, घाटी में आतंक की जड़ों को पूरी तरह से काटने और कट्टरपंथी सोच पर प्रहार जारी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने और आतंकियों की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही हैं, तो अब तक प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी घाटी में अलगाववादियों की आर्थिक तौर पर मदद करता रहा है। एक बार फिर जमाते इस्लामी की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में एनआईए ने गुरुवार को जमाते इस्लामी के टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बडगाम और बारामूला जिलों में कई लोकेशन पर छापेमारी की। एनआईए ने कुल घाटी में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई के बाद आतंकी हर हथकंडे अपना रहे हैं। कश्मीर में शिक्षा और धर्म प्रचार के नाम पर देश विदेश से चंदा जुटाकर आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जुटाए गए चंदे से आतंकियों की फंडिंग हो रही है। इतना ही नहीं, भोले भाले कश्मीरी युवाओं को इस्लाम के नाम पर बरगलाकर हिजबुल मुजाहिदीन समेत दूसरे आतंकी संगठनों में शामिल करने के लिए एक खूंखार ब्रिगेड तैयार की जा रही है। बारामूला, जम्मू, किश्तवाड़ में टेरर फंडिंग से जुड़े कई सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ है कि आतंकी जावेद अहमद लोन जमाते इस्लामी के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता था। आतंकी रमीज अहमद कोंडू और मंजूर अहमद डार से गोला बारूद भी खरीदे गए। मोदी सरकार जब से केंद्र में है, आतंकवाद के पूरी तरह से खात्मे को लेकर प्रण किए हुए है और इसी को लेकर टेरर फंडिंग मामले में लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब खबर पाकिस्तान से, माफ कीजिएगा, अमृतसर की बात कर रहे हैं हम। अमृतसर में 5 दिन में 3 धमाके होने पर पंजाब पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच इस ब्लास्ट को लेकर के खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल का कनेक्शन और उसकी बात कही जा रही है। दरअसल पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि इनमें से एक ने अमृतपाल की गिरफ्तारी और एनएसए लगने से नाराज था और पंजाब में छिटपुट हमलों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमृतसर में बार बार धमाके क्यों हो रहे हैं? गोल्डन टेम्पल के पास नहीं थम रहा ब्लास्ट। 5 दिन में 3 धमाके, मंशा क्या? पंजाब का अमृतसर ऐतिहासिक शहर, यहाँ दुनिया भर के सैलानी आते हैं, गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकते हैं। लेकिन ये शहर पिछले कुछ दिनों से गलत गतिविधियों के कारण चर्चा का सेंटर पॉइंट बन गया है। फरवरी में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ थाने पर अटैक कर दिया था और अब 5 दिन में 3 ब्लास्ट। तीसरे धमाके के बाद पंजाब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और इस बम धमाके का अमृतपाल कनेक्शन की बात भी सामने आई है। दरअसल पंजाब पुलिस ने मुख्य आरोपी आजाद वीर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आजाद वीर को लेकर बताया जा रहा है कि अमृतपाल पर एनएसए लगाने से आजाद वीर नाराज था, इसलिए बम घटनाओं को उसने अंजाम दिया। हालांकि गिरफ्तारी पर पुलिस ज्यादा कुछ नहीं बता रही, लेकिन साजिश बड़ी हो सकती है क्योंकि गोल्डन टेम्पल के पास बार बार ब्लास्ट छोटी बात नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमृतसर में बार बार धमाके क्यों हो रहे हैं? 5 दिन में तीसरा ब्लास्ट, क्या सुरक्षा में चूक हुई? धमाकों से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्या अमृतसर में दहशत फैलाने की साजिश है? बीते शनिवार यानी 6 मई को भी गोल्डन टेम्पल के पार्किंग में बने रेस्टोरेंट में धमाका हुआ था। तब पुलिस ने कहा था कि ये चिमनी ब्लास्ट है। शनिवार के धमाके के मामले में पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जल्दबाजी में धमाके को रेस्टोरेंट की चिमनी फटने से हुआ धमाका बता दिया। इसके बाद ना तो पूरे इलाके को सील किया गया और न ही इलाके को कवर कर मार्किंग की गई। यही नहीं, इलाके को तुरंत फोरेंसिक जांच के लिए सील भी नहीं किया गया। अभी पहले ब्लास्ट को लेकर तफ्तीश हो रही थी कि सोमवार यानी कि 8 मई को दूसरा धमाका हो गया। उसमें विस्फोटक को मेटल के केस में रखा गया था और पुलिस को मौके से मेटल के कई टुकड़े भी बरामद हुए। आशंका है कि पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का इस्तेमाल करके आईडी के माध्यम से धमाका किया गया था। पंजाब पुलिस ने दोनों धमाकों के बाद उनकी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। हालांकि केंद्र सरकार तुरंत एक्शन में आई और जांच के लिए बिना वक्त गवाए एनएसजी और एनआईए को भेजा गया। तीसरे धमाके के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मगर इस पर हर एंगल से जांच की जाने की जरूरत है क्योंकि पंजाब सरहदी राज्य है, पाकिस्तान से सटा हुआ है।
ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकार को एक्टिव रहने की जरूरत है। पिछले कुछ महीनों से पंजाब में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसके बाद केंद्र से लेकर राज्य तक एक्शन में है। कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की वजह से पंजाब में चर्चा हो रही थी। अमृतपाल को 36 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। हालांकि एक बात तय है कि देश में किसी भी नापाक मंसूबों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पंजाब विरोधी लोगों को कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, देश में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उल तहरीर का सदस्य अब्दुल करीम को 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस उससे लगातार पूछताछ करेगी और राज उगलवाएगी। लेकिन अब्दुल करीम के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। ऐसे में हिज्ब उल तहरीर के कनेक्शन के आरोपी अब्दुल करीम की पूरी कुंडली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। गिरफ्त में देश का दुश्मन, हिज्ब उल तहरीर का गुर्गा गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आया ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि देश का दुश्मन है। नाम है अब्दुल करीम। पिछले काफी दिनों से जांच एजेंसियों की रडार पर था ये, और अब एटीएस की गिरफ्त में है। भोपाल स्थित एनआईए कोर्ट ने आतंकी अब्दुल को 19 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये छिंदवाड़ा से लाए थे मोहम्मद करीम को, उनको लाए थे, उनको पेश किया गया था और एटीएस वालों ने 19 तारीख तक का उनका पुलिस रिमांड मांगा था। तो कोर्ट ने उनके केस को देखते हुए 19 तारीख तक का रिमांड ग्रांट किया है। 21A 153B 120B IPC और 13, 17, 18 विधि विरुद्ध निवारण अधिनियम, उनके तहत इन लोग को अरेस्ट करके लेके आए थे, जिसमें पुलिस रिमांड पे 18 तारीख तक। अब्दुल करीम देश में प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उल तहरीर यानी कि हट का सदस्य है और उसे एटीएस की टीम ने छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया। और अब जब उसके बारे में परत दर परत जानकारी सामने आ रही है, वो हैरान करने वाली है। अब्दुल करीम छिंदवाड़ा में आतंकी संगठन के स्लीपर सेल की तरह काम करता था। दरअसल जांच एजेंसियों को काफी समय से हिज्ब उल तहरीर के साथ उसके संबंधों के बारे में इनपुट मिल रहा था और इसी इनपुट के बाद अब्दुल करीम को गिरफ्तार किया गया। अब्दुल करीम छिंदवाड़ा के दमुआ के एक निजी स्कूल में पढ़ा है। FDDI में पिछले 13 साल से नौकरी करता था। बेहद कट्टर स्वभाव का था अब्दुल करीम। शरीयत कानून लागू करने का पक्षधर था और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अब्दुल करीम की मंशा काफी खतरनाक थी और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। यही वजह है कि वो आतंकी संगठन हिज्ब उल तहरीर से जुड़ा था। हिज्ब उल तहरीर को काफी खतरनाक बताया जाता है। संगठन से जुड़े सभी गिरफ्तार आरोपी गुप्त रूप से जंगल में ट्रेनिंग लेते थे। ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर हैदराबाद से आता था। गुपचुप तरीके से धार्मिक सभाएं लगाते थे। एटीएस की टीम जब अब्दुल करीम को गिरफ्तार कर साथ ले गई तो उसके पास से कई आपत्तिजनक साहित्य और अन्य किताबें भी मिली थी। पुलिस ने उनके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए थे, जिससे कई राज खुलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि अब्दुल को छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में फंडिंग के लिए रखा गया था। एटीएस उसके बैंक खातों की भी जांच कर रही है। जांच एजेंसियां उसके अन्य संपर्क सूत्रों पर भी नजर रख रही हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर अब्दुल करीम समेत 10 टेररिस्ट को दबोचा और सभी से पूछताछ की जा रही है। मगर जिस तरह से अब्दुल करीम के बारे में पता चल रहा है तो उसका मंसूबा काफी खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि आतंक के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति है और आतंकी या उससे संबंध रखने वाले कोई भी हो, सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।